सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज अपने को करना है सीपीयू का। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और 9 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट करना है। तो आप लोग का बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीपीयू का भी कुछ शिफ्ट करवा दीजिए ताकि ट्रेंड पता चल सके। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आप लोग का बात सुनता हूँ। तो बिल्कुल हम लोग 9 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट शुरू करने वाले हैं और ये वीडियो स्पेशली मेंस स्टूडेंट के लिए है। सो आई हैव अराउंड 10 मेंस स्टूडेंट्स, क्योंकि सीएचएसएल का तो आप सीजीएल का आपको ट्रेंड पता चल गया कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है। सीएचएसएल का भी हम लोग कर ही रहे हैं, साइमल्टेनियसली सीपीओ का भी करेंगे ताकि आपको ज्यादा मेंस में फायदा हो। सीपीओ में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए, तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आपको आप तक वो क्वेश्चन लाया जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और अपना लाइन यही है कि थिंक लाइक अ प्रो, सॉल्व लाइक अ प्रो। ठीक है, तो बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच भूल जाना है और नया अप्रोच यूज करना है। तो बिल्कुल आपको कुछ कुछ हैक्स बताऊंगा, टाइम सेविंग अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, यही आपका काम आएगा। और सबसे जो वेटेज रखने वाला चैप्टर है आपका इंग्लिश है। ठीक है, मेंस में। तो बढ़ते हैं। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है? इफ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। तो ये भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नए साल में बिल्कुल अपने माइंड को चेंज कीजिए और आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो शिफ्ट है भाई सीएचएसएल का 2 शिफ्ट के बराबर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो सीएचएसएल सीजल में 25-25 क्वेश्चन आते हैं, सीपीयू में 50 क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वीडियो लेंदी होने वाला है, तो बिल्कुल पेशेंस से सुनना है और बहुत सारा आपको चीज सीखने को मिलेगा, तो वो बिल्कुल आपको सीखना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बनाऊंगा और साथ साथ थ्योरी भी आपको बताते चले जाऊंगा, तो बिल्कुल आपको ध्यान से। और जो जो सीजल में हैक काम कर रहा है, जो जो लॉजिक काम कर रहा है, जो जो ट्रेंड काम कर रहा है, सीएचएसएल में भी सेम कर रहा है और सीपीयू में भी सेम काम कर रहा है। तो नए क्वेश्चन करके जाना बहुत जरूरी है। तो पहला पैसेज आ गया। तो पैसेज का नियम क्या है सर? तो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। फिर हम लोग पैसेज में आएंगे और जो कीवर्ड मार्क किया है वो सब ढूंढना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ग्रामर वाला क्वेश्चन ज्यादा है कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा है। तो अब पता चलेगा कि पैसेज को रीड करना है कि नहीं, ये अपने को सीखना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो इसके लिए भाई पैसिव यूसेज का नीड नहीं है। तो इसको हम लोग ग्रामेटिकल वाला पार्ट है तो इसको ऐसे ही उड़ाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? तो रिलेटिव क्लॉज ढूंढना चाहिए, ये भी ग्रामर का पार्ट है। अभी तक पैसेज को रीड करने का जरूरत नहीं है। अब क्या पढ़ा है? विच वर्ड ऑफ द पैसेज इज डिराइव्ड बाय एडिंग ग्रीक ओरिजिन सफिक्स फॉर्मेशन ओरिजिन, ये भी आपका वोकैब वाला पार्ट है। अभी तक पैसेज को रीड नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट क्रूशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी अकर्स विद द क्राइसेलिस। ठीक है, तो अब ये पैसेज का अकॉर्डिंग क्या होगा, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, मुझे इतने दिन से फॉलो कर रहे हो, तो सीधा बी आंसर टिक मारोगे और आगे निकल जाओगे। ठीक है, सिंपली ऐसे करोगे। अब इसको हम लोग ढूंढ लेंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। फिफ्थ क्या बोल रहा है? तो फिफ्थ फिर वर्ड से रिलेटेड आ गया, वोकैब से रिलेटेड आ गया। तो 4 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड है, एक क्वेश्चन पैसेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब बताओ कि पैसेज को रीड करना एक वाइज एडवाइस है कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं, पैसेज रीड नहीं करने का। ठीक है, तो कैसे पता चला? क्वेश्चन देख के पता चला। अब सीधा उड़ाते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्या है? पैसिव। पैसिव का क्या क्राइटेरिया है सर? तो बी का फॉर्म के साथ आपको थर्ड फॉर्म चाहिए। और बी का फॉर्म क्या होता है? इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज होता है बी का फॉर्म। तो बी का फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ दिख रहा है? ढूंढते हैं। तो यहाँ नहीं दिख रहा है, उड़ा दो। इधर भी नहीं दिख रहा है, उड़ा दो। ठीक है, यहाँ पे आर बी का फॉर्म दिख रहा है, इधर थर्ड फॉर्म दिख रहा है, होल्ड पे रखो। यहाँ नहीं दिख रहा है, हटा दो। सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव क्लॉज ढूंढना है। तो रिलेटिव क्लॉज भाई रिलेटिव प्रोनाउन लेके आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है। हु होता है, विच होता है। ठीक है, और क्या होता है? दैट होता है। तो ये सब आपको देखेगा, तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है और ये अपने पहले वाला को एंटीसीडेंट को रिलेट करता है। हम लोग जानते हैं सर, हु लिविंग थिंग्स को रिलेट करता है, विच नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल, ये सब को रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सेकंड में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। थर्ड में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फोर्थ में विच दिख रहा है। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है, अपने पहले वाला को रिलेट करता है, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका रिलेटिव क्लॉज हो गया। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जो शुरू होगा रिलेटिव क्लॉज हो गया, डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि हु, विच, दैट किसको रिलेट करता है भाई।
इस चैनल में जाओ प्रोनाउन में, ठीक है, ग्रामर मल्टीप्लायर में अमर गोस्वामी, उधर आपको सारा चीज सीखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 153, ठीक है। अब बोल रहा है कि विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज इज डिराइव्ड बाय एडिंग ग्रीक ओरिजिन सफिक्स मीनिंग फॉर्मेशन और ओरिजिन। क्या सफिक्स, सफिक्स बोले तो जो लास्ट में ऐड करके शब्द बदल दे, ठीक है। प्रीफिक्स बोले तो वर्ड के पहले लगकर अर्थ बदल दे। तो सफिक्स सही, तो सफिक्स इसमें ओरिजिन से रिलेटेड कुछ ऐड हुआ है क्या? तो मेटामॉर्फोसिस ये नहीं है, ठीक है। क्राइसलिस ये नहीं है, ये भी नहीं है। तो इधर दिख रहा है सर जेनेसिस, जेनेसिस बोले तो ओरिजिन, ठीक है। तो जीन वर्ड उधर ही से आया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग उड़ा चुके हैं। 154 वाला क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन तो बोल रहा है कि क्रूशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी अकर विद इन द क्राइसलिस क्या बोलते हैं? तो ट्रिक के हेल्प से सीधा आप बी मार्क करोगे। अब इसको हम लोग ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखेगा पैसेज में तो संतुष्टि के लिए हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रांजिशन ऑफ परपेचुअल कंस्पिरेटेड क्राइसलिस दिख रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटरपिलर चेंज होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हीटोजेनेसिस बोलते हैं। यही वर्ड इधर मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है इधर? तो रिबिल्डिंग कैटरपिलर, कैटरपिलर कैसे बटरफ्लाई बनता है, इसी को हिस्टोजेनेसिस बोलते हैं। तो सबसे लंबा वाला आंसर हो जाएगा, और पैसेज समय हम लोग ढूंढ लिए कि बी आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन पैसेज क्या क्या है? तो एफिमरल का नियरेस्ट मीनिंग क्या होगा, इसका सिनोनिम क्या होगा, ठीक है। तो एफिमरल का मतलब हम लोग जानते हैं सर, क्या जानते हैं? तो एफिमरल मतलब होता है कुछ भी चीज टेम्पररी हो, ठीक है, वो टेम्पररी हो। और क्या बोल सकते हैं सर? तो वो मोमेंट्री हो, एक मोमेंट के लिए, क्षणिक भर के लिए हो, ठीक है। तो मोमेंट्री बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं सर? ट्रांजिस्ट्री बोल सकते हैं, ठीक है, वो काफी ट्रांजिएंट है। तो ये सब आपका सिनोनिम हो जाएगा। अब मैं आपको याद करवाता हूँ, कैसे याद रखोगे? तो एफीमरल, एफीमरल से एक वर्ड निकालो और इसका इमेज बनाना है, ठीक है। तो एफीमरल में एक अफीम वर्ड दिख रहा है। अफीम का नशा भाई शॉर्ट समय के लिए होता है, ठीक है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, उसको आप शॉर्ट लिव्ड भी बोल सकते हो। तो अफीम का नशा, अफीमरल से अफीम निकाले, अफीम का नशा शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़े समय के लिए होता है। तो उसको आप टेम्पररी बोल सकते हो, मोमेंट्री बोल सकते हो, ट्रांजिएंट बोल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताओ कि नियरेस्ट मीनिंग किसका आएगा? तो बिल्कुल बी का आएगा, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 156 को क्या बोल रहा है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोल रहा है। तो ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो पढ़ो भाई। डिस्पाइट बीइंग वेल्दी, तो वेल्दी होने के बावजूद क्या हो रहा है? तो रोहन कुड नॉट रेसिस्ट स्टीलिंग स्मॉल आइटम्स फ्रॉम स्टोर सजेस्टिंग ही माइट बी अ डैश, ठीक है। जो आदमी चोरी करने का आदत हो उसको, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो ये पीवाईक्यू में 1000 बार रिपीट हो चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो बी बोलते हैं, क्लेप्टोमैनिक बोलते हैं। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी फिलंथ्रोपिस्ट ये पॉजिटिव वर्ड है, फिल मतलब लव, ठीक है, जो उदार हृदय वाला। पैसिमिस्ट जो नेगेटिव साइड देखता है, इसका उल्टा ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। और ये हिपोक्रेटिक, ये आपका हिपोक्राइट से रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये आपको देखना है। 157 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है। फिर से, तो डिस्पाइट प्रीचिंग ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, तो डिस्पाइट प्रीचिंग तो प्रीच कर रहा है भाई ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, लेकिन द पॉलिटिशियन वाज लेटर कॉट इन अ मेजर करप्शन स्कैंडल रिवीलिंग हिज डैश, ठीक है। इधर तो भाई ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी का बात कर रहा है, दूसरी तरफ भाई करप्शन में पकड़ा गया। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या उसको हम लोग इंटेग्रिटी बोलेंगे? क्या इसको हम लोग हिपोक्रेसी बोलेंगे? क्या मॉडेस्टी बोलेंगे? जनरसिटी बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे सर? उसको हिपोक्रेसी बोलेंगे, इसको हिपोक्राइट बोलेंगे। तो ये वर्ड हम लोग बहुत यूज करते हैं कि भाई गजब हिपोक्राइट आदमी है भाई, बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। 158 क्या बोल रहा है? तो अप्रोप्रिएट आर्टिकल से आपको फिल करना है, ठीक है। पढ़ते हैं। देयर वाज स्कैर्सली डैश होप लेफ्ट आफ्टर मल्टीपल फेलियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे होप है, होप आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो अ होप लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते। एन लिख सकते हैं क्या? एन नहीं लिख सकते, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड है। द होप लिख सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो इसमें कोई आर्टिकल का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। 159 में फिर आर्टिकल वाला आ गया। तो हैड ही पजेस्ट, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट रहा, ही हैड हेल्पिंग वर्ब है, पजेस्ट मेन वर्ब है। अब यहाँ पे चाहिए
आर्टिकल और आगे है फोरसाइट टू एंटिसिपेट सच इवेंचुअलिटीज द इंटायर ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्ट माइट हैव ऑल्टर्ड ड्रामेटिकली। ठीक है, तो कुछ यहाँ एंटिसिपेट करने का बात हो रहा है, तो ये जो फोरसाइट हो जाएगा, क्या अ फोरसाइट लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एन तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्या द फोरसाइट लिख सकते हैं कि नो आर्टिकल? तो बिल्कुल यहाँ पे ये आप देख रहे हो तो ये स्पेसिफिक हो रहा है। ठीक है, एक इंटायर ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक फोरसाइट का जरूरत है, तो यहाँ पे सर डी आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे द आना चाहिए, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक फोरसाइट का बात हो रहा है, किस लिए? तो प्रोजेक्ट का आगे ऑल्टर विल्टर करने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट के लिए उसका रिक्वायरमेंट है। 160 क्या बोल रहा है? तो फ्रेजल वर्ब से आपको ये जो अंडरलाइन पार्ट पे एरर है, करेक्ट फ्रेजल वर्ब से भरना है। ठीक है, तो करते हैं। द थीव्स मैनेज टू गेट ऑफ द पुलिस ड्यूरिंग द चेज। तो चेज के दौरान जो थीफ है वो मतलब भाग गया भाई। ठीक है, पुलिस से भाग गया, ये सेंस देना है। तो क्या होगा? गेट अवे फ्रॉम, गेट अलोंग विथ, गेट ओवर, गेट थ्रू। तो गेट अवे फ्रॉम, उससे दूर भाग गया। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। और मैनेज टू क्यों लगा है? तो कुछ भी काम करने में हम लोग सफल हो जाते हैं, वो भी पॉजिटिव, तो मैनेज टू आपका लगता है। ठीक है, तो थीव्स मैनेज टू, भाई दूर भाग गया पुलिस से, किस दौरान? तो चेज के दौरान। ठीक है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 161 क्या है? तो बिल्कुल आपका पैरा जंबल आ गया। तो बच्चे पढ़ पढ़ के मार करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, तो बिल्कुल हम लोग टाइम सेविंग अप्रोच सीख रहे हैं स्पीड और एक्यूरेसी के साथ। तो भाई सीधा उड़ाएंगे हम लोग। ठीक है, बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग उड़ाएंगे। तो सीधा हम लोग लास्ट से शुरू करते हैं। तो आपको पता है, इतना सीजीएल और सीएचएसएल का एनालिसिस कर चुके हैं कि पहला सर जो लाइन होता है वो इंट्रोडक्टरी लाइन होता है। ठीक है, इतना पता है हम लोग को, वो बहुत ब्रॉड डेफिनेशन होता है। साफ साफ आपको पता चलेगा कुछ भी चीज इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो 1 3 4 5 ऐसे है। ठीक है, इसमें देख रहे हो भाई, पांच पांच वर्ड दे दिया है। खैर घबराने का नहीं। ठीक है, तो अगर 5 का इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकता है क्या? 5 से शुरू हो सकता है क्या? पहले 5 चेक करते हैं। तो दिस आइडिया रिवोल्यूशनाइज्ड, कौन सा आइडिया और क्या रिवोल्यूशनाइज्ड कर दिया? कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो फिफ्थ इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं होगा, एक ऑप्शन आपका चला गया। अब मैं 4 पढ़ता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल सी ऑटर्स। ठीक है, तो भाई कुछ भी चीज सीधा एग्जाम्पल से शुरू नहीं होता है, तो सी वाला ऑप्शन आपका चला गया। अब मैं 1 पढ़ता हूँ, विदाउट की स्टोन स्पीसीज, और मैं 3 पढ़ता हूँ। तो कीस्टोन स्पीसीज प्ले अ डिस्पर्सनल लार्ज रोल इन मेंटेनिंग। अब बताओ कि 3 से शुरू होगा कि 1 से शुरू होगा? तो एक बात हम लोग जानते हैं, कुछ भी विदाउट कीस्टोन स्पीसीज, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो विदाउट विदाउट से कुछ भी चीज शुरू नहीं होता है। तो 3 में साफ साफ पता चल रहा है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए भी कट जाएगा। साफ साफ पता चला, पढ़ना पड़ा? बिल्कुल पढ़ना नहीं पड़ा, और सीधा आप आंसर ले आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 162 में सिनोनिम बताना है। वर्ड क्या है? फ्रूगल है। ठीक है, अब भाई मान लो मुझे फ्रूगल का मतलब नहीं पता, अब मैं ऑप्शन चेक करूंगा। ठीक है, तो ऑप्शन में एक लेविश है, मतलब भाई पूरा लेविश, एक है थ्रिफ्टी, एक है एक्स्ट्रावेगेंट, एक है वेस्टफुल। ठीक है, तो ये सब सर सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सब सिमिलर मीनिंग दे रहा है, एक दूसरे का सिनोनिम है। ठीक है, एक थ्रिफ्टी है जो इकोनॉमिकल है, मतलब पैसे बचाता है, तो वो सेंस दे रहा है। ठीक है, तो एक अलग जा रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो लैविश, एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, इसका मतलब पैसा बर्बाद करना, स्पेंड, थ्रिफ्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सब पैसा बर्बाद करने वाला होता है। थ्रिफ्टी क्या होता है? तो पैसा बचा के रखने वाला होता है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ कुछ आपको टोन से करना चाहिए, बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, 163 एंटोनेम बताना है। वर्ड आपके सामने है, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, तो क्या उसका मतलब एडामांट होगा? क्या इसका मतलब स्टबन होगा? क्या इसका मतलब हेड स्ट्रांग होगा? क्या इसका मतलब प्लाइबल होगा? तो सीधा टिक मारोगे सर, इसका मतलब प्लाइबल होगा। अब ये आप कैसे किए? ठीक है, तो अब मैं आपको याद करवाता हूँ। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको याद करवाता हूँ। अब वो अगर आपको ऐसा याद पहले से रहता, तो सीधा आप सी टिक मारते आगे बढ़ जाते। अब मैं आपको याद करवाता हूँ। ठीक है, तो बस वो क्या बताऊंगा नहीं, जहां जहां जरूरत है, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको जिंदगी भर के लिए याद कराऊंगा। मैं कैसे याद करवाता हूँ? तो इमेजेस से करवाता हूँ। तो चलते हैं भाई। ठीक है, अब एडामंट का मतलब क्या होता है सर? जिद्दी होता है, अडिग होता है। ठीक है, अब
उसका दूसरा मतलब क्या होता है? स्टबर्न होता है। तो स्टबर्न मतलब जिद्दी, एडामंट मतलब जिद्दी। अब हम लोग एडामंट का वर्ड का यूज़ इमेजेस से जनरेट करके करेंगे, ठीक है? तो एडामंट मतलब जिद्दी होता है। तो कैसे याद रखोगे? तो ये जो भाई मैन है, ठीक है? ये जो मैन है, ये क्या हो गया? ये जो मैन है भाई अड़ गया, ठीक है? जो मैन अड़ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिद्दी बोलेंगे, स्टबर्न बोलेंगे, ठीक है? एक स्टबर्न, इसको भी याद करो, बहुत काम का चीज़ है, ठीक है? स्टबर्न मतलब भी होता है जिद्दी। कैसे सर याद करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे, ठीक है? तो ऐसे याद करो कि एक स्टूडेंट है, वो भाई जब से बॉर्न हुआ है, ठीक है? जब से जन्म हुआ है, तो भाई वो एक ही जिद लगा के है कि माँ मैं तो टब में नहाऊँगा, ठीक है? एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट छोटा से लेके अभी 25-26 साल का हो गया है और अभी भी जिद कर रहा है कि माँ मैं तो टब में नहाऊँगा, ठीक है? अब 25-26 साल का हो गया, अब उसका एज है किसी को नहलाने का टब में, लेकिन वो बोल रहा है कि माँ मैं तो टब में नहाऊँगा। तो स्टूडेंट है, बॉर्न हुआ है, अब वो बोल रहा है मैं टब में नहाऊँगा, तो वो कैसा बच्चा होगा? तो वेरी गुड, वो जिद्दी बच्चा होगा, ठीक है? तो मैन अड़ गया, जिद्दी, और स्टूडेंट जब से बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है, बोल रहा है मैं टब में नहाऊंगा, तो वो भी जिद्दी हो गया, ठीक है? अब और याद करो, तो स्टबर्न, एडामंट का पहला सिनोनिम स्टबर्न हो जाएगा, अनयील्डिंग हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल फर्म है, हिल नहीं रहा है। रिजनरेट है, ऑब्स्टिनेट है। ऑब्स्टिनेट का मतलब भी होता है कि बिल्कुल जिद्दी है, ठीक है? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल हो जाएगा, यील्डिंग हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, प्लायबल हो जाएगा, जो कि जिद्दी नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो इस तरह आप इसको अगर याद करते हैं तो सीधा यहाँ पे ऑब्स्टिनेट आपको वर्ड दिख रहा है, ठीक है? एडामंट बोल सकते हैं, स्टबर्न बोल सकते हैं, रिजोल्यूट बोल सकते हैं, फर्म बोल सकते हैं। तो ऐसे चेन मेथड से आप बहुत सारा वर्ड याद कर सकते हो। और सर क्या ये बेस्ट मेथड है वोकैब याद करने का? तो ये बेस्ट मेथड है। ऐसा क्यों? तो मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ ये बेस्ट मेथड है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी बहुत वोकैब याद करने का कोशिश करता था, और आज याद करता था, कल भूल जाता था, फिर भाई 1 सप्ताह के बाद भूल जाता था, फिर 1 महीना बाद भूल जाता था। और ये मेथड जब से यूज़ करना शुरू किया हूँ, तगड़ा मेथड है, ठीक है? तो एक के बाद एक आप बिल्कुल कर सकते हो। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 164 क्या है? तो एंटोनेम बताना है। वर्ड है सुपरफ्लुअस, ठीक है? तो सुपरफ्लुअस है। अब आप नीचे आ जाओ सीधा। तो रिडंडेंट हो गया, अननेसेसरी हो गया और एक्स्ट्रा हो गया। तो ये सब सर एक जैसा चल रहा है, ठीक है? तो सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट, कोई भी चीज रिडंडेंट है, बेकार है, ठीक है? तो ये एक जैसा चल रहा है। अननेसेसरी है, एक जैसा चल रहा है। एक्स्ट्रा है भाई, एक जैसा चल रहा है। एक डिफरेंट क्या जा रहा है? एसेंशियल इंपॉर्टेंट है। सी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा टोन के हिसाब से आप करो, हमेशा सही मार्क करोगे, ठीक है? तो सुपरफ्लुअस मतलब ही क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है, ठीक है? तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन आप लोग बिल्कुल इंग्लिश में पढ़े होंगे, ठीक है? तो रिपीट अगेन ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब कुछ कुछ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है जो कि आपको यूज नहीं करना चाहिए। फाइनल डेस्टिनेशन ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। डेस्टिनेशन ही बोले तो फाइनल, ठीक है? तो सी आपका आंसर आ जाएगा। 164 सिनोनिम बताना है। वर्ड क्या है? तो इंट्रांसिजेंस है, ठीक है? अब मान लो मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो सीधा ऑप्शन का टोन मैं चेक करूंगा, ठीक है? तो ओबीडियंस क्या हो गया सर? पॉजिटिव हो गया। सबमिशन क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। कंप्लायंस क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। एक स्टबर्ननेस, जिद्दी का सेंस आ रहा है, आंसर हो जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब सिमिलर है। तो अगर एक सही होगा तो मतलब तीनों सही होगा, ठीक है? लेकिन एक ही कोई आंसर होगा तो अलग क्या जाता है सर? अलग जो जाता है आंसर हो जाता है। ये लॉजिक काम करता है इसके पीछे। अब 166 नंबर में सिनोनिम बताना है। वर्ड आपके सामने मेलंकली है, ठीक है? तो एक्साइटमेंट क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। मेलंकली नेगेटिव वर्ड है। जॉय क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। अलूफ क्या है? तो मतलब दूर जाना, तो ये भी। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ठीक है, सिनोनिम चाहिए। तो सिनोनिम आपका सैडनेस हो जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको याद करवाता हूँ कैसे इसको याद करोगे, ठीक है? तो सीधा आप टिक मार सकते थे सैडनेस। कैसे सीधा टिक मार सकते हैं? तो ये बिल्कुल एग्जाम में रिपीट होगा। ये सब बहुत फेमस वर्ड है जो हर साल रिपीट होता है। तो इसको मैं जिंदगी भर के लिए याद करवाता हूँ। मेलंकली का मतलब क्या होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैसे याद करोगे? तो सैटरनाइन का मतलब क्या होता है? उदास होता है, निराश होता है, ग्लूमी होता है, ठीक है? इसका और क्या सिनोनिम होता है? तो ग्लूमी होता है, मेलंकली होता है, मोरोस होता है, सैड होता है, डिस्पेयर होता है, ग्लम होता है, ठीक है? और आप बहुत बोल सकते हो। मोरोस होता है, ठीक है? ये सब लिखा हुआ है। चीयरलेस होता है, जॉयलेस होता है। तो बहुत सारे वर्ड है भाई।
अब इसको याद करते हैं। अब सैटरनाइन का मतलब उदास होना और निराश होना, ठीक है? उसका दूसरा वर्ड ग्लूमी बोल सकते हो। अब कैसे इसको याद करेंगे? तो भाई, आप बॉस के पास, आपका बॉस क्या किया, आपका मान लो ऑफिस मंडे टू फ्राइडे रहता है, ठीक है? अब क्या किया बॉस कि आपको सैटरडे भी बुला लिया। सैटरडे बुला लिया और वो क्या करवा रहा है, तो आपसे 9 घंटा काम करवा रहा है सैटरडे को बुला के। तो आप कैसे हो जाओगे बताओ? आप खुश हो जाओगे कि उदास हो जाओगे? तो वेरी गुड, आप उदास हो जाओगे, निराश हो जाओगे, ठीक है? तो सैटरनाइन सैटरडे को 9 घंटा काम करवा दिया, तो आप उदास हो गए। उसी को आप ग्लूमी बोल सकते हो, ठीक है? उसी को आप ग्लम बोल सकते हो। ग्लम को कैसे याद रखेंगे? तो उसको आप ग्लम बोल सकते हो, ठीक है? तो ग्लम को गुलाम याद रखो, कोई भी देश को गुलाम कर दोगे तो वो उदास हो जाता है, ठीक है? तो ग्लूमी, ग्लम सेम है। मेलंकली, ये वर्ड आया था मेलंकली। तो मेलंकली को कैसे याद रखोगे कि मेलंकली ये आपके सामने वर्ड है, ठीक है? ये वर्ड है। मेलंकली में 2 वर्ड आ रहा है, क्या-क्या आ रहा है? एक आ रहा है होली और दूसरा आ रहा है मैला। तो आपको ऐसे याद रखना है कि होली में कोई आपका ड्रेस को मैला कर दिया, आप क्या हो गए? उदास हो गए, ठीक है? तो जितना फ़नी रहेगा उतना वो लाइफ़ टाइम के लिए याद रहेगा। तो होली में आपका ड्रेस हो गया मैला, तो मेलंकली मतलब सैड हो गया। तो अगर मैं मेलंकली बोलूँगा तो आपको क्या बोलना है सर? सैटरनाइन बोलना है। आपको क्या बोलना है? ग्लूमी बोलना है। आपको क्या बोलना है? मेलंकली बोलना है। आपको क्या बोलना है? मोरोस बोलना है, ठीक है? कोई मर गया तो आप उदास हो गए। आपको क्या बोलना है? सैड बोलना है। आपको क्या बोलना है? डिस्पेयर बोलना है। आपको क्या बोलना है? ग्लम बोलना है, टीयरलेस बोलना है, जॉयलेस बोलना है। ये सब सिनोनिम हो जाएगा। अब इधर आते हैं, तो इधर मेलंकली था, होली में आपका ड्रेस हो जा रहा है मैला, उसका सिनोनिम चाहिए, सैडनेस आ जाएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा। आया मजा भाई, ठीक है? तो इस तरह सही से पढ़ोगे इंग्लिश तो बहुत लॉजिकल है, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। 167 आपको इडियम बताना है, ठीक है? तो नॉर्थ वर्थ हिज सॉल्ट, इसका मतलब क्या हो जाएगा सीधे, ठीक है? तो अगर अभी तक आप मुझे फॉलो करो, सीधा डी आंसर मार करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ऐसा कैसे? तो सबसे लंबा वाला एआई जब सेट कर रहा है, सबसे लंबा वाला ईडीएम में आपको आंसर बता रहा है, ठीक है? तो ये ट्रिक भी यूज कर लो। अब नॉलेज के बेसिस पे करते हैं। तो नॉट वर्थ हिज सॉल्ट, तो लैकिंग इन करेज ये नहीं होता है, अनेबल टू लर्न, टू प्राउड टू वर्क ये नहीं होता है, तो अनडिजर्विंग ऑफ पे और रिस्पेक्ट ही गेट्स, ठीक है? तो सॉल्ट टूल का पुराने जमाने में टैक्स बुक से रिलेटेड बहुत यूज होता था। तो सॉल्ट मार्च भी हम लोग किए थे, टैक्स से रिलेटेड था, हाँ। तो सीधा आप ऐसा आंसर मार कर सकते हो नॉलेज के बेसिस पे। अब मैं आपको ओरिजिन बताऊंगा कि बिल्कुल आपको साल भर के लिए, हमेशा के लिए ये इडियम याद हो जाए। तो इसका मतलब क्या होता है? तो डू नॉट डिजर्व द सैलरी और पोजीशन, ठीक है? ये इडियम का मतलब ये होता है। ओरिजिन सर कैसे हुआ? तो एंशिएंट रोमन टाइम का बात है, जहाँ पे सॉल्ट को हाईली वैल्यूएबल माना जाता था। समटाइम ये यूज होता था इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट और सोल्जर्स को देने के लिए पेमेंट, ठीक है? तो दिस पेमेंट इज नोन एज सैलरियम, और यही सैलरियम वर्ड से आपका सैलरी आया। सब चीज इंटरकनेक्टेड है। इफ अ वर्कर और सोल्जर, अगर वर्कर और सोल्जर क्या करेगा सर? फेल्ड हो जाएगा, परफॉर्म हिज ड्यूटी। अगर वर्कर सोल्जर सही से काम नहीं कर पाएगा तो ही वॉज कंसिडर्ड नॉट वर्थ हिज सॉल्ट। तो ऐसा कंसिडर किया जाता था कि इसको वो सॉल्ट नहीं देंगे, ठीक है? और ही डज नॉट डिजर्व द पे और रिस्पेक्ट ही वॉज रिसीविंग। तो यहां से आया आपका कि पे रिस्पेक्ट और गेट रिस्पेक्ट अनडिजर्विंग, ठीक है? आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 168 क्या बोल रहा है? तो एंटोनिम बोल रहा है। वर्ड क्या है? तो प्रोपिटिएट है, ठीक है? अब मुझे नहीं पता प्रोपेटिएट का मतलब क्या है। अब मैं नीचे टोन चेंज चेक करूंगा, ठीक है? तो अपीज क्या हो गया? कोई भी शांत करना, पॉजिटिव टोन है, ठीक है? मॉडिफाई करना क्या हो गया? पॉजिटिव टोन है। प्लेकेट, प्लेकेट में एक प्लेक वर्ड है, इसका मतलब ही होता है काम, ठीक है? तो शांत करना, सेम बात है। एक सर अलग, एनरेज मतलब होता है गुस्सा, एक गुस्सा अलग जा रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। तो टोन के बेसिस पे आपको करना है, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? 169 क्या बोला? तो स्पेलिंग बताना है। और जो रूल और प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग एक्सिम बोलते हैं, साफ साफ, ठीक है? तो एक्सिम नहीं बोलते हैं भाई, काट दो। एग्जाम नहीं बोलते, काट दो। एग्जामी नहीं बोलते, काट दो। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 170 क्या बोल रहा है? तो करेक्ट स्पेलिंग्स के साथ जाना है, ठीक है? तो इसमें अप्रोच बहुत काम कर रहा है। जो सीजीएल में काम कर रहा था, सीजीएल में काम कर रहा है, सीपीओ में भी काम कर रहा है, वो अपना अप्रोच। अप्रोच क्या है? जो डिफरेंट नजर आ रहा है हटाते चले जाओ, ठीक है? तो यहाँ पायरो 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 दिख रहा है, एक में पी आई दिख रहा है, तो सबसे पहले एलिमिनेट क्या होगा? वेरी गुड, डी एलिमिनेट होगा सबसे पहले, ठीक है?
अब आप चेक करोगे कि सर सब में सिंगल एच है, एक में डबल एच है, ठीक है। अब बताओ दूसरा क्या एलिमिनेट होगा? वेरी गुड, सी एलिमिनेट होगा। तो सी आपका एलिमिनेट हो गया। अब है दोनों सेम, ठीक है। अब मैचिंग मैचिंग खेलो। तो अब सर डबल आर होगा कि सिंगल आर होगा? अब पूरा गेम इस पे टिका हुआ है। अब आपको 50-50 कॉल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब भाई अपना जो भगवान को मानते हो उनको सोचो और टिक मारो, ठीक है। अब 50-50 में आके पीछे नहीं हटना है, रिस्क ले लो, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 171 क्या है? तो चैरिटेबल वर्ड है, उसका आपको बताना है। तो सेम फिर हम लोग एलिमिनेट करते हैं। सबसे डिफरेंट नजर क्या आ रहा है सर? तो नैरी 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 नैरी। तो एन ई वाला डिफरेंट नजर आ रहा है, तो पहले क्या एलिमिनेट होगा? वेरी गुड, पहले डी एलिमिनेट होगा। हट चला गया डी, ठीक है। अब आप देखोगे कि सब में सी वाई एन, यहाँ पे सी आई एन। अब बताओ दूसरा एलिमेंट क्या होगा? वेरी गुड, दूसरा ये एलिमेंट होगा। दो ऑप्शन चला गया। अब आप आ गए 50-50, ठीक है। तो अब आपको फिर से क्लोज कॉल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें डबल डबल वाला दिख रहा है वो अभी एसएससी आंसर मार कर रही है, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये सब वर्ड भाई कोई नहीं सुना है, ठीक है। जो एग्जामिनर सेट कर रहा है वो भी नहीं सुना है। तो जैसा जो है आपको दिमाग लगा के इस सब को टैकल करना है। तो 50-50 में आने के बाद आप टिक मार दो, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 172 क्या है? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द प्रैक्टिस ऑफ एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमंस, ठीक है। तो बार बार ह्यूमन ह्यूमन आ रहा है। तो ह्यूमन से रिलेटेड मैं इधर देखूंगा तो मुझे नजर आ रहा है सर एंथ्रो। एंथ्रो बोले तो ह्यूमन से रिलेटेड है। तो सी मैं आंसर मार्क कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ज्यादा बुद्धि नहीं लगाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया? क्लोज टेस्ट आ गया। तो काफी तगड़ा क्लोज टेस्ट है। तो क्लोज टेस्ट बहुत बढ़िया लेवल का पूछ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका 3 भी आ रहा है या, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है? पहले स्किम करना है, यहाँ से यहाँ स्किम करना है। फिर आपके सामने इसको मैंने पार्ट पार्ट कर दिया, बहुत लेंदी आपका क्लोज टेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ से यहाँ स्किम करना है। तो पहले आप स्किम करो, क्या क्या बोल रहा है। कंटेम्प्रेरी एपोक का एक युग का बात हो रहा है, एल्गोरिदम गवर्नेंस का बात हो रहा है, हाइपर नेटवर्क इकोनॉमिक्स का बात हो रहा है, ठीक है। ये भाई अंडरगॉन गया है, एक pragmatic म्यूटेशन गया है, ठीक है। No longer anchored in traditional notions of violation, deliberation, subjectivity is increasing by dash ambient infrastructure that anticipate nudge or preemptive decision making before cognition intention। तो ये बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए? फोरक्लोज आना चाहिए, ऑटोमेटेड आना चाहिए, कॉलोनाइज्ड होना चाहिए, मीडिएटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो क्या बोल रहा है? कुछ एक कंटेम्पररी इपोक का बात कर रहा है, कि युग का बात कर रहा है। कौन सा युग सर? तो एल्गोरिदमिक गवर्नेंस। तो गवर्नेंस वो भी कैसा? तो एल्गोरिदम से हो रहा है, ठीक है। एल्गोरिदम से हो रहा है, जैसे यूट्यूब वूट्यूब अनसन ये सब हो गया। तो ऐसा गवर्नमेंट का बात कर रहा है, ऐसा गवर्नेंस का बात कर रहा है ऑथर। तो ये भाई एक फिलोसफी और पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया है, ठीक है। हाइपर नेटवर्क इकोनॉमीज, और ये जो लैंग्वेज यूज किया है बिल्कुल मेंस वाला लैंग्वेज है, ठीक है। तो हाइपर नेटवर्क इकोनॉमीज का बात हो रहा है। आगे क्या बोल रहा है? डिस्कोर्स का बात हो रहा है, कुछ बातचीत का हो रहा है। ऑफ एजेंसी, ये जो एजेंसी हैज अंडरगॉन। तो ये जो एजेंसी अंडरगॉन गया है, क्या गया है? तो प्रैग्मेटिक म्यूटेशन हुआ है उसका, ठीक है। उसमें चेंजेस आया है। म्यूटेट करके कुछ भी चीज चेंज होता है। नो लॉन्गर एंकर्ड इन ट्रेडिशनल नोशंस, वायलेशन और डेलिब्रेशन, ठीक है। अब ट्रेडिशनल नोशन से ये चीज मतलब ये नहीं होता है, काम नहीं करता है। तो क्या हो रहा है? आगे बता रहा है, ठीक है। सब्जेक्टिविटी इज इंक्रीजिंग बाय एम्बिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सब्जेक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। सब्जेक्टिविटी क्या होता है? तो आप वो चीज को अलग मानो, मैं वो चीज को अलग मानूंगा, ठीक है। मान लो आपके लिए सक्सेस कुछ और है, मेरे लिए सक्सेस कुछ और है। तो ये सब्जेक्टिविटी का बात हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि सब्जेक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है बाय डैश एम्बेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या बोलेंगे? क्या उसको फोरक्लोज्ड बोलेंगे? फोरक्लोज्ड मतलब कुछ भी चीज क्लोज व्लोज का बात हो रहा है, हट दो, हटा दो, ठीक है। सब्जेक्टिविटी को ऑटोमेट कर दोगे भाई। ऑटोमेट हम लोग मशीन उसीन को करते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। सब्जेक्टिविटी को कॉलोनाइज कर दोगे, कोई भी इंसान घर और ये सब कॉलोनाइज करेंगे, ना कि सब्जेक्टिविटी को, ठीक है। ये भी हट जाएगा। तो सब्जेक्टिविटी को हम लोग क्या करेंगे सर? मेडिएट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे पढ़ो जब तक नेक्स्ट ब्लैंक नहीं आता है। इन सच रिजाइम ऑटोनॉमी बिकम्स रेट्रोएक्टिव। तो ऑटोनॉमी जो ऑटो बोले तो सेल्फ, तो ये एक्टिव हो जा रहा है, रेट्रोएक्टिव पोस्ट फैक्टो।
नैरेटिव स्टिच टुगेदर बाय द फीडबैक लूप्स ऑफ पर्सनलाइजेशन। तो ये जो पोस्ट फैक्टो ये इलेक्शन में होता है, बात कर रहा है, और ये जो नैरेटिव है ये स्टिच्ड है, मतलब इधर उधर घूम रहा है, टुगेदर बाय द फीडबैक लूप्स ऑफ पर्सनलाइजेशन से, ठीक है। और क्या बोल रहा है, तो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग से घूम रहा है। और क्या बोल रहा है, तो बायोमेट्रिक कैलिब्रेशन, तो बायोमेट्रिक ये सब से मशीन आ रहा है, तो इससे कुछ रिलेट कर रहा है गवर्नेंस से ऑथर, ठीक है। आगे बढ़ो। तो लिबरल आइडियल, लिबरल बोले तो उदार, जो उदार है, ठीक है। आइडियल ऑफ रेशनल एक्टर सो सेंट्रल टू द मॉडर्न जीरोपेडाइज एंड इकोनॉमिक थ्योरी। तो ये कुछ जज उज का बात कर रहा है, इकोनॉमिक थ्योरी का बात कर रहा है। फाइंड इटसेल्फ डैश अंडर द वेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कॉग्निशन, ठीक है। ये जो थ्योरी है, इकोनॉमिक थ्योरी है, फाइंड इटसेल्फ डैश अंडर द वेट, तो कुछ भी अंडर द वेट ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसके अप्रोप्रिएट यहाँ पे आपको फिल करना है। तो क्या अंडरमाइंड हो जाएगा, क्या वेलराइज हो जाएगा, सस्पेंडेड हो जाएगा, सुपरसीडेड हो जाएगा। तो किसी के अंडर आ रहे हैं तो भाई उसको अंडरमाइंड बोलेंगे, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दो अभी तक हम लोग बना लिए, अब आगे बढ़ो। वेट ऑफ कॉग्निशन, मैकेनिक इंटरप्रेटर, एनवायरमेंटल स्क्रिप्टिंग का बात हो रहा है। अब एजेंसी इन दिस स्कीमा, अब कोई एजेंसी का बात हो रहा है। इट नॉट एक्सरसाइज बट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज नहीं करता, प्रोग्राम्ड हो रहा है। इट इज नीदर गिवन और सीज्ड बट ऑर्केस्ट्रेटेड थ्रू माइक्रो एनवायरमेंटल क्यूज का बात हो रहा है। फिर से एल्गोरिदम अफोर्डेंसेस का बात हो रहा है, ठीक है। अभी तक आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट ब्लैंक आपका दिया हुआ है। द इंडिविजुअल बिकम्स, ये जो इंडिविजुअल हम लोग है, बिकम्स लेस सॉवरेन, तो हम लोग कम मतलब आजाद हो रहे हैं, ठीक है। सेल्फ देन अ डैश नोड इन द प्रोबेबिलिस्टिक मैट्रिक्स और द बिहेवियर ऑफ स्पेकुलेशन, ठीक है। तो ये ब्लैंक फिल करना है। और इधर आप देखो कीवर्ड्स आपको मैट्रिक्स और ट्रिक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या, अब यहाँ पे सेल्फ देन और डैश नोड इन, तो क्या आना चाहिए, क्या रिकर्सिव आना चाहिए, क्या रिलेशनल आना चाहिए, क्या डेटिफाइड आना चाहिए, क्या डोरमेंट होना चाहिए। तो एक्टिव डोरमेंट ये ऐसा कुछ सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको आप हटा सकते हो। क्या रिलेशनल आना चाहिए, कुछ रिलेशन ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स का बात हो रहा है सर, मैट्रिक में डेटा उटा से रिलेटेड होता है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत आराम आराम से काम होके आपको रीड करना है और हिंट निकालना है सेंटेंस से, और आपको बनाने का कोशिश करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब लास्ट का दो हम लोग फिल करते हैं, फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे। अब आगे पैसेज पढ़ते हैं। तो विद इन इट्स ontological रिफर्गरेशन रेसिस्टेंस टू अंडरगोज अ सेमेटिक शिफ्ट, कोई शिफ्ट का बात हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ो। एक्ट्स ऑफ रिफ्यूजन नो लॉन्गर मैनिफेस्ट थ्रू ओवर्ट डिफरेंस बट थ्रू ऑफस्केशन, मिसअलाइनमेंट, विड्रॉल फ्रॉम लेजिबिलिटी। तो ये सब देख रहे हो, ये सब सारा आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, येट दिया हुआ है, ये कंजक्शन है। तो ये सब कॉन्ट्रास्टिंग को जोड़ता है, इतना पता है हम लोग को। तो इसके अगर इधर नेगेटिव है तो येट के आगे जो ब्लैंक है वो बिल्कुल पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। येट इवन दिस जेस्चर्स रिस्क बीइंग डैश बाय द वेरी सिस्टम, तो यहाँ पे भाई कुछ पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। अब बताओ पॉजिटिव वर्ड इनवैलिडेटेड है कि ये नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इतना दूर पढ़ लिया, अब यहाँ से पढ़ो। इफ एवरी डेविएशन इज इवेंचुअली रिसर्कुलेटेड, अगर हर डेविएशन रिसर्कुलेट होगा एज नोवेलिटी, देन क्या होगा, द टेरेन ऑफ पॉलिटिकल इटसेल्फ बिकम डैश बाय इवैक्यूएटेड ऑफ एंटागोनिज्म एंड स्टिप्ड इन स्टिमुलेशन। तो यहाँ कुछ पॉलिटिकल का बात हो रहा है, पॉलिटिकल बिकम्स डैश, ठीक है। ये आपको फिल करना है। तो यहाँ एंटागोनिज्म दिख रहा है, तो यहाँ पर एंटागोनिस्टिक बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये सामने सामने है। अब यहाँ पे, अब ये जो पॉलिटिकल कुछ सेंस है, ये सर इसको आप एग्जॉस्ट कर दोगे, तो पॉलिटिकल को एग्जॉस्ट कर दोगे, नहीं ये हट जाएगा, ठीक है। क्या पॉलिटिकल को एलिजिबल कर दोगे, तो ये भी हट जाएगा। तो क्या पॉलिटिकल परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह भाई हंसते खेलते हम लोग 5 का 5 बिल्कुल फिल कर चुके हैं, और ये एक बढ़िया लेवल का क्लोजनेस है, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है। और बच्चे समझते हैं कि भाई क्लोजनेस बनाने के लिए पूरा 100% एकदम हर वर्ड का मतलब आना चाहिए, पूरा सेंस पता होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। अगर आपको 40-50% भी मतलब ऊपर ऊपर से पता चल गया कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, टोन पता चल गया, थीम पता चल गया, तो आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्लोजर, ठीक है।
अब मैंने आपके लिए समरी डाल दिया है, ठीक है? तो जिसको अभी भी समझ नहीं आया, बिल्कुल आप समरी पढ़ो और अच्छा से समझ आएगा। मैंने आपके लिए हार्ड वर्ड, एडवांस वर्ड डाल दिया है, तो बिल्कुल ये भी आपको करना है, ठीक है? ये आपका आंसर हो गया। अब 178 क्या है? तो 178, अब 178 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो नो अदर कैंडिडेट इज डैश क्वालिफाइड द रोल एज सी इज, ठीक है? तो दो कैंडिडेट का क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है? तो कंपैरिजन जब होता है तो एज और एज हम लोग यूज करते हैं कब? जब सिचुएशन पॉजिटिव हो, ठीक है? और अगर सिचुएशन नेगेटिव है तो हम लोग सो और कंपैरिजन में एज यूज करते हैं, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। लेकिन बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं कि अगर नेगेटिव भी रहे तब भी हम लोग एज और एज का यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है? तो ये भाई सेम है कि नेगेटिव में आप एज और एज भी यूज कर सकते हो, नेगेटिव में आप सो और एज भी यूज कर सकते हो। लेकिन ज्यादा जो अप्रोप्रिएट होता है नेगेटिव के लिए वो होता है सो और एज। तो यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है? तो नो अदर कैंडिडेट इज डैश क्वालिफाइड एज सी इज। तो एज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? और यहाँ पे नो है मतलब नेगेटिव है, ठीक है? तो नेगेटिव है तो आपको ए ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत मतलब इसमें डी भी सही है, ठीक है? तो ऐसा घबराना नहीं है। तो एज एज भी चल जाता है, सो भी चल जाता है, लेकिन एसएससी सो ही मान रही है, तो बिल्कुल सो जाएंगे, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। नेगेटिव के लिए सो और एज यूज करना है, पॉजिटिव के लिए एज और एज यूज करना है, ठीक है? तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता उसको मैं बताता हूँ, ठीक है? तो अगर अफर्मेटिव हो, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो अपने को एज और एज लिखना चाहिए, बीच में पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो अपने को सो और एज लिखना चाहिए, जिसका मतलब होता है उतना ही जितना ही, ठीक है? तो वो उतना ही स्मार्ट है जितना कि ये ऐसे। अब एग्जाम्पल देखो, तो अंशिका इज एज गुड एज जैस, तो ये चल जाएगा, ठीक है? ये पॉजिटिव है और बीच में आपको पॉजिटिव दिख जाए तो गुड बेटर बेस्ट होता है। अंशिका इज नॉट, अब नॉट लग गया तो एज और एज यहाँ गलत हो जाता है, ठीक है? अब नॉट लग गया, नेगेटिव लग गया, तो आपको सो और एज लिखना चाहिए। तो ये काम का कॉन्सेप्ट है, याद करना है आपको। 179 क्या है इसके बाद? और 10 क्वेश्चन है तो वो अपने करेंगे, ठीक है? एट नो पॉइंट ड्यूरिंग द ट्रायल डैश इज कंपोजर। तो एट नो पॉइंट, स्कार्सली, हार्डली, ऐसा अगर आपको वर्ड दिख गया तो समझ जाना है कि ये इन्वर्जन का स्ट्रक्चर लेके आएगा, ठीक है? तो इन्वर्जन का कैसा होता है? तो पहले आप ये वर्ड आता है, फिर आपका, ठीक है? तो फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, ऐसे ही चलता है, ठीक है? तो ये आपको वर्ड दिख गया तो यहाँ पे अब आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू, ये नहीं है, ये नहीं है, दो ऑप्शन आप सीधा उड़ा दोगे, ठीक है? अब एक में है हैड ही लॉस्ट, एक में है डिड ही लूज, ठीक है? अब आपको सेंस देखना है कि सेंस यहाँ परफेक्ट का जा रहा है कि ये सिंपल पास्ट का जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा परफेक्ट का कुछ हिंट नजर नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर कोई भी स्टेटमेंट पास्ट में रहता फिर हम लोग परफेक्ट लगाते, तो ऐसा कुछ परफेक्ट सेंस नहीं आ रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली भी सीखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 180 नंबर क्या बोल रहा है? तो इसमें एरर बताना है। तो एरर में क्या करते हैं हम लोग? पहले टेंस चेक करते हैं, ठीक है? ये सही रहा तो फिर अपने को सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करना होता है। ये भी सही रहा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट चेक करना होता है, ठीक है? तो ये प्रोसेस है आपको ये करने का। अब पढ़ते हैं हम लोग। द रिपोर्ट क्या है? सब्जेक्ट है, लैक्स उसका वर्ब है, तो ये बिल्कुल भाई सही जा रहा है। अ क्लियर जस्टिफिकेशन फॉर द मेजर्स अंडरटेकन एंड ओवरलुक्स, तो सारा प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, टेंस भी सही जा रहा है, ठीक है? अब कॉन्सेप्चुअली एरर हो जाएगा ये। एंड ओवरलुक्स द इम्पैक्ट ऑन अ एनवायरनमेंट, तो बताओ एनवायरनमेंट के लिए अ आएगा क्या? तो बिल्कुल नहीं आएगा, अ तो भाई नहीं आना चाहिए। या तो आप एन लिख लो या फिर आप द लिख लो, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो मेजर्स का बात हो रहा है, जो एनवायरनमेंट का बात हो रहा है वो स्पेसिफिक है, तो सर यहाँ पे द आना चाहिए। तो द किस जगह पे है, ठीक है? तो ये फोर्थ पार्ट पे एरर हो जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। 181 क्या है? तो फिर से एरर है, तो फिर अपने को क्या करना है? पहले टेंस चेक करना है, ठीक है? टेंस अगर समान है फिर आपको सीधा इस पे कूद जाना है, ठीक है? ये भी ठीक है, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्यार प्यार से धीरे धीरे चेक करना चाहिए। तो पहले टेंस जल्दी जल्दी चेक करोगे सारा सेम सेंस में जा रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट पास्ट में सब जा रहा है, ठीक है? तो ये बिल्कुल सही है। अब आपको ये चेक करना है, द रिपोर्ट। द रिपोर्ट क्या हो गया सर? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट।
अब आप आगे देखोगे तो विच से एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम हो रहा है। तो सर ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसका वर्ब नहीं मिला है, ठीक है। अब मैं आपको खतरनाक ट्रिक बताता हूँ जो कि बहुत मस्त काम आएगा, ठीक है। तो 20 रुपए दोगे तो एक राज की बात बताऊंगा, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, 20 रुपए नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो समझते हैं। तो ये आपका द रिपोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है कि अगर सब्जेक्ट के साथ अगर तुरंत वर्ब ना दिया हो, ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। अगर सब्जेक्ट के साथ तुरंत वर्ब ना दिया हो तो आपको सेंटेंस का पीछे से आना होता है वर्ब चेक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तुरंत वर्ब नहीं दिया हुआ है तो आप सेंटेंस का पीछे से आओगे, ठीक है। तो पीछे से अब वर्ब ढूंढना शुरू करो। तो ये आपका वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब है, ठीक है। और आगे जाओगे, ये आपका एडवर्ब है, और आगे जाओगे तो ये भी वर्ब है, ठीक है। तो ये और ये दोनों वर्ब मिलके एक ही वर्ब बनाता है। तो यहाँ पे अब बताओ ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके लिए कौन सा वर्ब होना चाहिए? क्या वाज होना चाहिए कि वर होना चाहिए? ठीक है। तो द रिपोर्ट है सिंगुलर, तो वेरी गुड, वाज होना चाहिए। तो यहाँ पे वाज होना चाहिए, लेकिन वर यहाँ पे गलत दे दिया। ये किस जगह पे है? थर्ड में है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आया मजा भाई, ठीक है। तो हम लोग इस पे क्या सीखे, तो ये बहुत काम का चीज है, ठीक है। तो आपको आगे भी बहुत काम आएगा एरर वाला में। तो एरर वाला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर सब्जेक्ट दिख गया उसके तुरंत बाद वर्ब नहीं दिखे तो आपको क्या करना है, सेंटेंस के पीछे से आना है, ठीक है। अब पीछे से आना है, जो पहला वर्ब होगा वो उस सब्जेक्ट के लिए आएगा। तो ये अपने को सिखा, तो ये सिंगुलर रहा, पीछे से आया अपलोडेड वर्ब है, उसके भी आगे गए तो एक और हेल्पिंग वर्ब मिला। यहाँ सिंगुलर होना चाहिए, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 182 का है तो कॉम फिर से एरर वाला आ गया भाई। तो फिर टेंस चेक करो, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन चेक करो, और आपको कॉन्सेप्ट चेक करना चाहिए। तो अगर आप पढ़ोगे इफ सी बी फाउंड गिल्टी, तो ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? इफ सी बी फाउंड गिल्टी या फिर इफ सी इज फाउंड गिल्टी, ठीक है। तो इफ के साथ प्रेजेंट टेंस अपने को लिखना चाहिए। तो यहाँ बी फाउंड ये अटपटा है और गलत है, तो यहाँ पे इज आना चाहिए। तो इसमें पहला ही जगह पे एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। और 8 क्वेश्चन करना है अपने को। 183 क्या है, तो एक्टिव टू पैसिव चेंज करना है, ठीक है। तो बस मुझे वर्ब से मतलब है। तो आर वाचिंग है, तो जब पैसिव करेंगे तो आर बीइंग वाच्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आईएनजी के लिए बीइंग लग जाएगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो मैच ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर है उसके लिए इज आया हुआ है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 184 एक्टिव टू पैसिव जाना है, बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देना है, कहीं ध्यान नहीं देना है, टाइम सेव करना है। इज डिजाइनिंग है, जब पैसिव करेंगे इज बीइंग डिजाइंड हो जाएगा। ढूंढो भाई कहा, यहाँ है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। आगे 185 का है, तो एक्टिव टू पैसिव करना है, तो बस वर्ब फॉर्म से मतलब है। हैड बीन मॉनिटरिंग है, तो जब इसका पैसिव करेंगे तो हैड बीइंग मॉनिटर्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हैड बीन मॉनिटरिंग के लिए जब पैसिव करेंगे तो हैड बीन मॉनिटर्ड हो जाता है, यहाँ पे बीइंग आपका उड़ जाता है, ठीक है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 186, तो ये होमोनेम वाला क्वेश्चन जो सीजीएल में पूछा, सीपीओ में भी सेम कर रहा है, ठीक है। सीएचएसएल में होमोनेम का क्वेश्चन अभी तक नहीं आ रहा है। अब इसमें आपको जो सीजीएल में सिखाया था सेम इधर आपको लगाना है, ठीक है। तो अब ये जो कैंसल वर्ड है, ये आपको इसका करेक्ट बताना है। होमोनेम बोले तो सेम स्पेलिंग रहेगा, मीनिंग डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो स्कॉलर का बात हो रहा है भाई, स्कॉलर विद्वान का बात हो रहा है, वो एग्जामिन्ड किया द चैंसल एट द ईस्ट एंड ऑफ द चर्च। तो यहाँ स्कॉलर का बात हो रहा है, यहाँ चैंसल कुछ आपका स्कॉलर है तो पढ़ाई लिखाई ऐसा कुछ बात हो रहा है, ठीक है। तो ये अपने को देखना है। अब नीचे देखो, जो सेम सेंस देगा ऐसा विद्वान उद्वान का ऐसा कुछ सेंस देगा तो वो अपना आंसर नहीं होगा, जो डिफरेंट सेंस देगा आंसर हो जाएगा। द chancel was elevated above the nave few steps, ठीक है। तो ये जो chancel है एलिवेट किया जा रहा है, तो इसको होल्ड पे रखो। आगे पढ़ो। द कॉन्सर्ट बिगेन ही chancel with a slumber musician, यहाँ कॉन्सर्ट का बात हो रहा है, ठीक है। और चर्च उर्च का में कॉन्सर्ट वॉन्सर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका सिमिलर जा रहा है, आंसर नहीं होगा। द बिल्डर reinforced the chancel arc using the steel ties, यहाँ पे चर्च का बात हो रहा है, कुछ स्टील chancel बिल्डर का बात हो रहा है, आंसर नहीं होगा, ठीक है। द केमिस्ट एनालाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंथेटिक chancel, तो यहाँ पे भाई केमिस्ट केमिस्ट बोले तो दवा ववा का बात कर रहा हूँ, तो ये सब डिफरेंट सेंस आ रहा है। द chancel एलिवेटेड, ये भी कुछ चर्च में कुछ भी चीज एलिवेट किया जा सकता है, आंसर नहीं होता। डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं एग्जाम में रहता तो मैं ऐसे ही सॉल्व करता कि जो डिफरेंट जा रहा है तो डी यहाँ डिफरेंट जा रहा है, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अब आपको मैं नॉलेज के बेसिस पे सिखाता हूँ। तो ये चैंसल क्या होता है सर? चैंसल ये होता है एक चर्च में एक ऐसा जगह होता है, ठीक है? ये आपका चैंसल होता है। तो भाई पता नहीं चर्च से क्या ऐसा प्यार है एसएससी वालों को कि भाई चर्च में जो जो वर्ड है, ठीक है, उसको एकदम खतरनाक उसको छोड़ा नहीं है एसएससी, ठीक है। जो जो बिशप होता है, बिशप बोलते हैं, जो हेड होता है, प्रीस्ट होता है चर्च का, ठीक है। तो बिशप जो पहनता है वो पूछ दे रहा है, बिशप क्या होल्ड करता है वो पूछ दे रहा है, बिशप का टोपी के बारे में पूछ दे रहा है, ठीक है। चर्च का गेट के बारे में पूछ दे रहा है, तो कुछ भी खिड़की के बारे में पूछ दे रहा है। तो चर्च से रिलेटेड आपको जितना ज्यादा नॉलेज हो बिल्कुल सीख के जाओ, ठीक है। तो चांसल क्या होता है? तो चर्च में ऐसा एक जगह होता है। आगे बढ़ते हैं। 187 क्या है? तो सिलगम है, इसका होमोनेम चाहिए। द मैन्युस्क्रिप्ट, मैनु बोले तो हैंड रिटन स्क्रिप्ट, कंटेंट क्या? अ सिलगम टू डिनोट अ टेक्सुअल वेरिएंट। तो मुझे नहीं पता सिलगम, लेकिन मैं डिकोड कर सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो कुछ स्क्रिप्ट का बात हो रहा है, वो सिलगम रखा है, वो क्या डिनोट करता है? तो टेक्सुअल वेरिएंट डिनोट करता है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया आ रहा है कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, कुछ वर्ड वर्ड से रिलेटेड है। तो दो डिफरेंट आएगा, आंसर हो जाएगा। द एडिटर इंसर्टेड द सिलगम बिफोर द फुट नोट। तो यहाँ पे एडिटर का बात हो रहा है, पढ़ाई लिखाई का बात हो रहा है, आंसर नहीं होगा। द लैब टेक्नीशियन क्लीन्ड द सिलगम फ्रॉम द सैंपल स्लाइड। यहाँ लैब टेक्नीशियन का बात हो रहा है, होल्ड पे रखो। द स्कॉलर डिकोडेड ईच सिलगम। तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का बात हो रहा है, आंसर नहीं होगा। द मार्जिन डिस्प्लेड अननोन सिलगम, ठीक है। तो सेम बात हो रहा है, आंसर नहीं होगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ लैब टेक्नीशियन डिफरेंट जा रहा है, आंसर हो जाएगा। तो अब मैं समझाता हूँ कि सिलगम का मतलब क्या है। तो सिलगम भाई ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो बुक के लास्ट में रखा जाता है, ऐसा कुछ कोडेड में वर्ड होता है, ठीक है। ये जो सर्किल का ये देख रहे हो, ये कुछ सिलगम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ टेक्स्ट होता है जो कि डिकोड करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब 188 क्या है? तो फिर से होमोनियम पूछ रहा है भाई, तीन तीन होमोनियम का क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ रहा है? आदमी से एक नहीं बन रहा है, तो तीन तीन पूछ रहा है। द वोटिव ऑफरिंग रेस्टेड ऑन अ कार्व्ड मेंसा। अब ये मेंसा क्या है भाई, ठीक है। तो मेंसा यहाँ पे आप डिकोड कर सकते हैं कि वोटिव ऑफरिंग हो रहा है, रेस्ट कर रहा है, और कार्व्ड, कार्व्ड मतलब कुछ में उसको काम किया गया है, ठीक है। मेंसा के बारे में बात हो रहा है, ये समझते हैं। तो अब इधर ढूंढते हैं कि डिफरेंट नजर क्या आ रहा है। द रेलिक्स वर सील्ड beneath द मेंसा। ये जो रेलिक्स है, रेलिक्स बोले तो बचा कोचा, मतलब जो रिमेन्स है, ठीक है, वह सील्ड, उसको सील्ड कर दिया गया beneath द मेंसा। तो मेंसा के अंदर ये सिमिलर जा रहा है, आंसर नहीं होगा। द बिशप प्रेड बिफोर द मार्बल मेंसा। तो यहाँ पर प्रेयर का बात हो रहा है, आंसर नहीं होगा। द ऑल्टर मेंसा कवर्ड एम्ब्रॉयडर्ड लैनिन। तो कुछ मेंसा को ऑल्टर कर गया है, वो कवर कर रहा है एम्ब्रॉयडर्ड लैनिन, आंसर नहीं होगा, ठीक है। The mansion lifted Mensa into a beneath of the ark। तो द मैसन, मैसन बोले तो घर, और लिफ्टेड द मेंसा इनटू द प्लेस। तो ये डिफरेंट नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं समझाता हूँ कि मेंसा होता क्या है। तो आपका जो ये जो बोल रहा है, ये मेंसा ये है, ठीक है। ये जो दिख रहा है, तो काफी खतरनाक खतरनाक वर्ड दे रहा है, ठीक है। ये सब कोई कभी नहीं सुना है। तो आपको ऑन द स्पॉट बुद्धि लगाना है और मार्क करना है। अब दूसरा, ये जो मेंसा जो डिफरेंट नजर आता है, ये किसका बात कर रहा है? तो ये इसका बात कर रहा है, ठीक है। कुछ मेंसा टाइप का कुछ अपलिफ्ट कर रहा है, तो ये डिफरेंट नजर आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 189 आपका पैसिव टू एक्टिव है। तो पैसिव से एक्टिव जाना है, तो बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देना है। इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड है। ये जो बीइंग है सर, इसके लिए आईएनजी वाला फॉर्म आएगा, बिल्कुल आएगा। ढूंढो कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो एक्टिव पैसिव का आसान पूछा है। ये सब में बिल्कुल आपको लेट नहीं करना है। अगर आपको हल्का सा भी लेट हो रहा है ये सब में, तो बिल्कुल आप अमर गोस्वामी चैनल में जाओ, ग्रामर मल्टीप्लायर में जाओ, और वॉइस का आपको देखना है, ठीक है। उधर देख लोगे भाई, तो मैं बिल्कुल एग्जाम अप्रोच सिखाओगे कैसे सीधा टिक मारोगे। आगे बढ़ते हैं। 190 क्या बोल रहा है? तो आपको अभी 100 क्वेश्चन है भाई, और 10 है, ठीक है। तो कन्वर्ट करना है, पैसिव टू एक्टिव करना है। तो अब सीधा वर्ब फॉर्म्स पे ध्यान दो। तो इज सपोज्ड है, और यहाँ पे टू बी इन्फोर्स्ड है। मुझे इतना दिख रहा है, ठीक है। अब द लॉ इज सपोज टू बी इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टली इन सेंसिटिव एरियाज। तो इन्फोर्स किसके द्वारा किया जाएगा वो मिसिंग है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मिसिंग है।
तो लॉ वो भाई इन्फोर्स कौन करेगा? या तो अथॉरिटी करेगा या तो कोई आदमी उदमी करेगा। यहाँ पे अथॉरिटी का नाम दिया हुआ है, तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो बी इन्फोर्स्ड है, तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो बस इन्फोर्स्ड आ जाएगा, ठीक है, इन्फोर्स आ जाएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? तो सी लग रहा है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 191 क्या बोल रहा है? तो 191 बोल रहा है कि हाईलाइट पार्ट पे आपको चेंज करना है, ठीक है। तो बिल्कुल चेंज करते हैं। तो ही इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, तो ही इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, तो ये आपका प्रेपोजिशन का है, ठीक है। प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसको बिल्कुल मैं अपने फाउंडेशन बैच में पढ़ाता हूँ। तो वो सीधा मार्क किए होंगे सर, बी आपका आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा? तो अब मैं आपको सिखाता हूँ। अगर आपको ये चीज पता रहा तो सीधा आप मार्क करता, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ। अब समझने वाली बात यह है कि जब कोई भी इंसान ये ब्लाइंड है, अंधा है, वन आई से या फिर लेफ्ट राइट आई मतलब एक आंख से अंधा है, उसके लिए आपको इन यूज करना चाहिए। अगर वो दोनों आंख से अंधा है, उसके लिए आपको विथ यूज करना चाहिए। और अगर आप ऐसे यूज करोगे ब्लाइंड टू समवन्स फॉल्ट, इसका मतलब कि भाई तुम, ऐसा हम लोग नहीं बोलते, पापा नहीं बोलते है कि मैं तुम्हारे कर्तव्य, मैं तुम्हारे मतलब काम से, एक्शन से अंधा नहीं हूँ, सब पता चल रहा है मुझे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वो वाला सेंस ये देता है, आई एम नॉट ब्लाइंड टू समवन्स फॉल्ट। तो अगर एक आंख से अंधा है, आपको इन यूज करना चाहिए, दोनों आंख से अंधा है विथ यूज करना चाहिए। और अगर किसी फॉल्ट में आप मतलब अंधा नहीं हो, तो आपको टू यूज करना चाहिए, ठीक है। तो सी इज ब्लाइंड इन वन आई, ब्लाइंड विथ बोथ आई, और आई एम नॉट ब्लाइंड टू योर फॉल्ट। अब इधर आते हैं भाई, ठीक है। इधर क्या दिया हुआ था? तो ही इज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई, तो वन आई का बात हो रहा है, तो क्या होगा? इन होगा। यहाँ पे इन दिख रहा है, आंसर मार्क कर देते। अब मैं आपको एक तगड़ा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। स्टोरी क्या है? तो टैक्टफुलनेस का है, कैसे आपको टैक्टिक्स यूज करना चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई भाई होते रहेगा, ठीक है। आप एक अभी मुझे देखोगे, थोड़ा देर के बाद किसी और टीचर को देखोगे, लेकिन मैं कुछ सिखा रहा हूँ, तो ये सीखो आप, ये जीवन में काम आएगा, ठीक है। तो टैक्टफुलनेस का मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। तो स्टोरी क्या है सर? तो स्टोरी ये है कि एक किंग था, एक राजा था, ठीक है। अब वो राजा बोला कि सर मुझे वो राजा बोला अपना दरबारी को बुला के, मंत्री को बुला के, कि एक पेंटर बुला, मुझे अपना तस्वीर बनवाना है, ठीक है। और वो जो राजा था एक आंख से काना था, ठीक है। काना समझते हो, जिसका एक आंख मतलब खराब हो। तो एक आंख से वो राजा काना था। तो मंत्री लोग बुलाया, एक से एक एकदम आर्टिस्ट को बुलाया। तो एक आर्टिस्ट क्या किया, राजा का ऐसा तस्वीर बना दिया, ठीक है। तो राजा इसको देखा, फिर बोला कि ये मतलब तस्वीर सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत सच्चा है, ठीक है। तो ये मतलब सही नहीं लगा राजा को कि राजा एक आंख से काना था, लेकिन इसमें दोनों आंख दिखा दिया, तो इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, राजा। अब एक जो पेंटर है, वो राजा का ऐसा तस्वीर बनाया, एक आंख से काना है, दूसरा से देख रहा है, ठीक है। तो इसको राजा देखा, बोला कि ये पेंटिंग बहुत ज्यादा सच्चा है, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया। अब जो तीसरा पेंटर है भाई, देखा, वो बुद्धि लगाया। अब वो क्या किया, वो राजा का ऐसा तस्वीर बनाया, ठीक है, ऐसा तस्वीर बनाया कि राजा किसी में निशाना साध रहा है, एम एम कर रहा है। तो जब हम लोग एम करते हैं, एक आंख को बंद रखते हैं, ठीक है। तो इसको राजा सेलेक्ट कर लिया और इसको बहुत सारा इनाम मिला। तो ये भाई टैक्टफुलनेस का बेस्ट एग्जांपल। अगर आपको मतलब टैक्ट टैक्ट मतलब आपको टैक्टफुल इतना होना है कि मतलब आप समंदर में तैर भी लो, आपका पंख भी ना भीगे, ठीक है। आप मतलब सामने वाला को जो आपको बोलना है आप बोल भी दो, और सामने वाला निराश भी ना हो, दुख भी ना हो। तो ये आपको टैक्टिक्स यूज करना चाहिए लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट 192 क्या है? तो 192 आपको जो हाइलाइटेड पार्ट है, इस पे आपको फिल करना है, ठीक है। तो इट इज हाई टाइम यू मस्ट गो होम, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये एसएससी सीजीएल, ठीक है, जब मैंने पहला सेफ्टी कराया था उसी टाइम ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो एसएससी सी जीएल 2025 में ये क्वेश्चन आया आया हुआ, मतलब ऐसे सिमिलर में आया हुआ है। तो जो भाई एनालिसिस करके जा रहे हैं, बहुत फायदा मिलेगा, मेंस में भी बहुत फायदा मिलेगा, तो बिल्कुल करके जाना है। तो इसका पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर आप सीधा आंसर टिक मारोगे, ठीक है। तो सीधा आंसर टिक मारोगे कि सर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तो बिल्कुल मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट है ये
कि अगर आपको ऐसा वर्ड दिखे, इट इज़ टाइम, फिर वर्ड दिखे इट इज़ हाई टाइम, और फिर वर्ड दिखे इट इज़ अबाउट टाइम, फिर आपको वर्ड दिखे इट इज़ अपॉर्चुन टाइम। तो सर ये सब का मतलब क्या होता है? तो इस सब का मतलब होता है दिस इज़ राइट टाइम, कि अब भाई समय आ गया है कि अब आपको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? तो इसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। एग्जामिनर फर्स्ट फॉर्म करके देगा जो कि गलत होता है, हमेशा सेकंड फॉर्म आता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये सेंस देता है कि आप थोड़े से लेट हो गए हो, ये सेंस देता है कि आपको ये करना चाहिए, तो सेंस देता है लेकिन होता नहीं है, आएगा नहीं, ठीक है? ये अपने को समझना है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो इट इज़ टाइम वी वर्क हार्ड, तो वर्क यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, एग्जामिनर आपको फर्स्ट फॉर्म करके देगा, एग्जामिनर आपको बुलाएगा, ये कॉन्सेप्ट का नाम है बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है? तो एग्जामिनर आपको फर्स्ट फॉर्म करके बुलाएगा कि मेरे पास आओ, लेकिन जाने का नहीं। तो इट इज टाइम वी वर्कड हार्ड, तो हमेशा सेकंड फॉर्म आपको लिखना चाहिए। आया बात समझ? अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो फिर से आपको एग्जामिनर बुलाएगा फर्स्ट फॉर्म करके, इधर देखो फिर से बुलाएगा, ठीक है? तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, अपॉर्चुन टाइम, देखे इसका मतलब क्या होता है? सर इट इज राइट टाइम होता है। तो इट इज टाइम सी लिव्स फॉर द स्टेशन, तो इट इज, ये फ्रेज दिख गया, फिर सब्जेक्ट दिख गया, यहाँ पे आपको फर्स्ट फॉर्म करके एग्जामिनर बुला रहा है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ठीक है? ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, ठीक है? तो एग्जामिनर फर्स्ट फॉर्म करके आपको बुलाएगा, आपको नहीं जाना है। आपको क्या करना है सर? सेकंड फॉर्म लिखना है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आना चाहिए। कब? जब ये सब आपको स्ट्रक्चर दिख गया। अब नीचे बढ़ो, तो इट इज टाइम सी लेफ्ट, ठीक है? सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब भाई बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर हम लोग प्रेजेंट से बस प्रेजेंटे का बात कर सकते हैं, पास्ट से बस पास्टे का बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपका पास्ट है, ठीक है? लेकिन ये सेंस दे रहा है फ्यूचर के, कि भाई अब सही टाइम आ गया कि तुमको निकल जाना चाहिए। तो भले ही ये पास्ट है लेकिन सेंस दे रहा है फ्यूचर का। तो बिल्कुल अगर आप कॉन्सेप्चुअली इंग्लिश को सीखोगे, तो आप पास्ट से भी फ्यूचर का सेंस दे सकते हो, प्रेजेंट से भी फ्यूचर का सेंस दे सकते हो, अगर एक्शन फिक्स्ड है तो ये सब अगर कॉन्सेप्चुअली इंग्लिश सीखोगे बहुत मजा आएगा, ठीक है? अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये आप सीख गए कि बुलाती हो मगर जाने के नहीं, बुलाएगा कैसा? तो फर्स्ट फॉर्म करके बुलाएगा, आपको सेकंड फॉर्म चाहिए, ठीक है? अब सीधा एग्जाम में जो क्वेश्चन आया इधर आता है, इट इज हाई टाइम, ये फ्रेज दिख गया, उसके बाद सब्जेक्ट दिख गया भाई, उसके बाद मस्ट गो होम, ऐसे। तो यहाँ मस्ट के बाद इधर फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है जो कि गलत होगा, नहीं होगा, ठीक है? तो मस्ट वेंट होम, ये भी गलत है। गोइंग होम फोर्थ फॉर्म है वर्ब का, नहीं, अपने को क्या चाहिए? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कहाँ दिख रहा है सर? वेंट दिख रहा है, आंसर हो जाएगा सी, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने और दो आपके लिए ये क्वेश्चन सेट कर दिया है, ठीक है? तो ये सीपीयू को आपको बनाना है सेम कॉन्सेप्ट में, तो बिल्कुल अब आप सही बनाओगे, ठीक है? फिर एक और बैंकिंग का क्वेश्चन बनाइए इस कॉन्सेप्ट पे, बिल्कुल सही बनाओगे। रुलाती है मगर जाने का, रोने का नहीं है जिंदगी, तो जिंदगी आपको रुलाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, 194 में आ गए, इसके बाद और 6 करना है, तो जल्दी से करते हैं, ठीक है? अब अपने को करना है डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट। तो सी सेड सी वुड अराइव बिफोर सून, ठीक है? ऐसा है। तो वुड, वुड आपको दिख रहा है, जब इसका डायरेक्ट करेंगे तो विल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? तो विल यहाँ पे है और सेल यहाँ पे है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है? 2 ऑप्शन गया भाई। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि सर क्या, कि आई के साथ विल हम लोग तब लिखेंगे जब कुछ भी डिटर्मिनेशन शो करना हो, कुछ भी एकदम खतरनाक वाला थ्रेट व्रेट शो करना हो, ठीक है? लेकिन आई के साथ सेल तब लिखते हैं जब नॉर्मल केस है, और आई और वी के साथ सेल ही आता है नॉर्मल केस में। अगर आपको डिटर्मिनेशन शो करना है तो आई के साथ विल लिखते हैं, वी के साथ विल लिखते हैं। इतना बात सबको क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे आई के साथ नॉर्मल बात है, ठीक है? तो सेल आना चाहिए, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों एसएससी इसका आंसर सी दिया है, ठीक है? वुड अराइव बिफोर नून, तो पता नहीं ये गलत भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है? तो एसएससी मतलब सी दिया है, सी क्यों दिया है पता नहीं चल रहा है, जब पता चलेगा तो बताएंगे। तो एसएससी में भी गलत है इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो ए आपका आंसर हो जाएगा। 195 का बोल रहा है तो डायरेक्ट स्पीच कन्वर्जन करना है, ठीक है? तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, तो पॉइंटेड आउट द ग्रूमिंग बिहेवियर वुड डिमिनिश इफ द ट्रूप हायरार्की वाज डिस्टेबलाइज्ड। तो इफ से शुरू हो रहा है भाई, ठीक है? तो ये आपका कंडीशनल वाला हो गया, ठीक है?
तो कंडीशनल वाला सेंटेंस में जब हम लोग चेंज करेंगे तो टेंस को एज इट इज रिटेन करेंगे, ठीक है। अगर टेंस चेंज करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, ठीक है, सेंस हो जाता है डिफरेंट। यहाँ पे इफ और वर डिस्टलाइज ऐसे दिख रहा है, एज इट इज आपको नीचे ढूंढना है। तो यहाँ पे वुड डिमिनिश, इधर वुड डिमिनिश दिख रहा है, वर्ड डिस्टलाइज दिख रहा है इफ के साथ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इधर विल गलत हो जाएगा, ठीक है। हैड बीन ये पूरा चेंज कर दे रहा है, गलत हो जाएगा। वर के साथ इधर मस्ट वस्ट दे दिया, गलत हो जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे कि वुड और डिमिनिश मतलब कंडीशनल वाला दिखे तो एज इट इज आपको नीचे ढूंढना है, ठीक है, कोई चेंज नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया आपके सामने 196, तो इंडायरेक्ट में करना है। तो मदर सेड डोंट टच द स्टोव, ऐसे बोली, ठीक है। तो ऐसा हम लोग जानते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस वाला में टू और फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम लोग इनडायरेक्ट करेंगे तो ये हो जाता है, ठीक है। तो टू और फर्स्ट फॉर्म आपको ढूंढना है, कहाँ नजर आ रहा है, नॉट टू टच ये नजर आ रहा है, डू नॉट टच, ठीक है। तो ये से एज इट इज उतार दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। टोल्ड डोंट टच द, तो ये भी गलत हो जाएगा। नॉट टू टचिंग, तो टू के बाद सर आईएनजी नहीं आता, तो ये हट जाएगा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। नॉट यहाँ नेगेटिव भी चाहिए, टू के बाद यहाँ ये भी चाहिए, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 197 क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो बस टेंस को पकड़ करेंगे। तो आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, तो टुडे का भाई क्या होगा, चेंज होकर दैट डे होगा। तो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, एक ही जगह हुआ है, आंसर हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन तुरंत, ठीक है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 198 क्या इंडायरेक्ट में करना है। तो सी सेड इफ ओनली आई हैडंट ट्रस्टेड हिम, तो टेंस क्या है, हैड नॉट अ थर्ड फॉर्म है। तो हैड का कोई चेंज नहीं होता है इंडायरेक्ट में। तो एज इट इज आपको हैड और नॉट ढूंढना है, हैड नॉट ट्रस्टेड ढूंढना है। तो यहाँ पे हैड ट्रस्टेड है, नॉट नहीं है, इसको उड़ा दो, ठीक है। यहाँ पे हैड एंड ट्रस्टेड है, इसको होल्ड पे रखो। यहाँ पे हैड एंड ट्रस्टेड है, होल्ड पे रखो। डिड नॉट यहाँ क्या कर दिया भाई, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ बी और सी में ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है। तो डैट वुड भी आता है, यहाँ पे डैट आया हुआ है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन उड़ाना है। आगे बढ़ते हैं। तो जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया। तो अभी ये वाला क्वेश्चन दिया था नेगेटिव करके, तो यहाँ पे सर नो चेंज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 199 और 200 वाला क्वेश्चन मतलब अपना 50th क्वेश्चन PQRS है। तो बच्चे पढ़ पढ़ के मार करेंगे, आप सीधा उड़ाओगे। कैसे उड़ाओगे, तो 1 2 3 4 अगर इंट्रोडक्टरी लाइन मिल गया, क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। तो मैं फोर्थ से पढ़ना शुरू करता हूँ। क्या फोर्थ इंट्रोडक्टरी लाइन हो सकता है क्या, चेक करते हैं। द एम्प्लॉयज देन वर्क टुवर्ड, द एम्प्लॉय सीधा डेफिनेट से शुरू कर रहा है, देन उन ये सब इंट्रोडक्टरी में नहीं आएगा। फोर आपका हो गया एलिमिनेट, एक ऑप्शन चला गया। अब मैं थ्री पढ़ता हूँ। फीडबैक इज प्रोवाइडेड, तो हम लोग जानते हैं सर फीडबैक वुडबैक लास्ट में दिया जाता है, इंट्रोडक्टरी लाइन नहीं हो सकता, थ्री भी एलिमिनेट हो गया। अब मैं टू पढ़ता हूँ। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, कौन सा परफॉर्मेंस अभी समझ नहीं आ रहा है, एलिमिनेट हो जाएगा, ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधा भाई ऐसे उड़ाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब 50th क्वेश्चन में आ गए, लास्ट क्वेश्चन में आ गए। अभी तक आपको मजा आया होगा, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो भी फ्री में। तो बिल्कुल आपको मेरे साथ बने रहना है, ठीक है। अब फिर से 1 2 3 4 आ गया। अगर इंट्रोडक्टरी लाइन मिल गया, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इट ऑफन क्या, ऑफन मैनिफेस्ट समझ नहीं आ रहा है, फोर्थ एलिमिनेट हो जाएगा। कंजिक्वेंटली से कोई भी स्टार्टिंग लाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो थ्री भी एलिमिनेट हो जाएगा। वन क्या है, दिस लेट्स टू डिक्लाइन, क्या लेट्स टू डिक्लाइन समझ नहीं आ रहा, तो वन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो टू आपका आंसर हो जाएगा। तो बिना पढ़े भाई सीधा ऐसे ढाई से टिक मारोगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग सीपीओ का क्वेश्चन बनाए नहीं है, उड़ाए है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मेंस का क्वेश्चन में उड़ाना है, ठीक है। बाकी बच्चा से आगे रहना है और मैं बिल्कुल आपको रखूंगा। मार्केट का बच्चा यहाँ रहेगा तो मैं आपको यहाँ रखूंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय और हैप्पी लर्निंग भाई। लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे, ठीक है। तो इस तरह तो बिल्कुल आपको फाइटर रहना है, लाइफ में फाइटर रहना है, रोना नहीं है। तो इस तरह हंसते खेलते हम लोग खत्म कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।